students, today I will teach you PCI. So what do you know about PCI? Pharmacy Council of India. PCI Pharmacy Council of India. So सबसे पहली बार PCI was constituted by central government. किसके द्वारा गठित हुआ था, संगठित हुआ था? By PCI. PCI was constituted by central government. First PCI was constituted in the year 1949 for every 5 years. For every 5 years. प्रत्येक 5 साल के लिए PCI गठित की जाती है और PCI का गठन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। और पहला जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, इट वाज इन द ईयर 1949। सो जब हम आगे बात करते हैं, when we move towards the composition of PCI, Pharmacy Council of India. So the composition of PCI involves 3 types of members. 3 तरह के members इसमें होते हैं। पहला जो members होता है elected members, दूसरा कैटेगरी है nominated members और थर्ड जो कैटेगरी है ex officio members. सो जब हम बात करते हैं इलेक्टेड मेंबर्स की, तो इलेक्टेड मेंबर्स में 6 मेंबर सबसे पहले सेलेक्ट किए जाते हैं और 6 मेंबर्स में से जो प्रत्येक मेंबर्स होते हैं, ईच मेंबर्स इज सेलेक्टेड फ्रॉम फार्मेसी, मींस 6 मेंबर्स, at least 1 teacher selected from each of pharmacy subjects such as pharmaceutical chemistry, pharmacognosy, pharmacology, pharmaceutical management. तो इस तरह से elected members में 6 मेंबर सिलेक्ट किया जाता है फार्मेसी सब्जेक्ट से। 1 member is elected by Medical Council of India (MCI) and 1 member by each state pharmacy council. हर एक स्टेट की जो फार्मेसी काउंसिल रहते हैं, वहां से एक मेंबर्स इलेक्ट किया जाता है, उनका चुनाव किया जाता है। So elected members involves, अगर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करते हैं, तो इलेक्टेड मेंबर्स हो चाहे नॉमिनेटेड मेंबर्स हो, दोनों ही कैटेगरी में टोटल मेंबर्स 8 इलेक्ट किए जाते हैं। तो सबसे पहले इलेक्टेड मेंबर्स में 6 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द फार्मेसी टीचर्स। फार्मेसी सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले जो टीचर्स होते हैं, बाय यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अनुसार जो इंस्टीट्यूशंस को ग्रांट किया जाता है ऐसे डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी, तो वो फार्मेसी टीचर्स से 6 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। 1 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और लास्ट का जो 1 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय ईच प्रत्येक स्टेट फार्मेसी काउंसिल, 1 member elected by each state pharmacy council. So आगे बढ़ते हैं, when we move towards the next compositions, elected members के आगे जब बढ़ते हैं तो nominated members नाम से समझ में आता है, नॉमिनेट किया जाता है। तो 6 members are nominated by central government, 6 members are elected by सेंट्रल गवर्नमेंट और जिसमें कि जो 4 persons रहेंगे, they should at least 4 persons should possess degree or diploma in pharmacy field.
जो 4 पर्सन्स होते हैं तो दे शुड possess a degree or diploma in pharmacy educations। और जो 1 रिप्रेजेंटेटिव्स होता है they are from each of UGC University Grants Commission and AICTE All India Council for Technical Education। Means 1 representatives are nominated each from UGC as well as AICTE। UGC stands for University Grants Commission and AICTE stands for All India Councils for Technical Education। All India Councils for Technical Education। So और इसमें 1 member registered pharmacist, 1 member होता है, should be a registered pharmacist to represent state pharmacy, state nominated by state government or union territories administrations। Means जो nominated members की बात करते हैं तो इसमें 6 members होते हैं और इन 6 members में से टोटल मेंबर्स नॉमिनेटेड मेंबर्स में आते हैं 8, 6 मेंबर्स और 1 इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो जो 6 मेंबर्स रहते हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट जिसमें कि 4 पर्सन्स होता है दे शुड possess डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी। फार्मेसी में ही डिग्री या डिप्लोमा या फिर उनकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए इन फील्ड ऑफ फार्मेसी। ठीक है, 4 पर्सन्स, 6 में से 4 और एक रिप्रेजेंटेटिव होता है इलेक्टेड बाय यूजीसी एंड एआईसीटीई और एक रिप्रेजेंटेटिव होता है दे शुड एक्ट एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट टू रिप्रेजेंट ईच स्टेट nominated by state government as well as union territory administration UTA। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया elected members, nominated members and then we move towards the third composition of Pharmacy Council of India। It is ex officio members। कौन सा members है? ex officio members। तो जब ex officio members की बात करते हैं तो it involves Director General of Directors, it involves Director General of Health Services DGHS, Director General of Health Services DGHS, and it also involves Directors of Central Drug Laboratory, Central Drug Laboratory, और इसके अलावा it involves the Drug Controller of India। Means ex officio members की जब हम बात करते हैं when we talk about the ex officio members in case of PCI तो इसमें होते हैं एक DGHS Director General of Health Services, Directors of Central Drug Laboratory CDL, the Drug Controller of India। So Pharmacy Council of India PCI की बात जब हम करते हैं it was constituted, कब constitute हुआ था? It was firstly constituted in the year 1949। पहली बार constitution हुआ PCI का हमारे देश की स्वतंत्रता के बाद के 2 साल बाद 1949। It was constituted by central government, central government के through constitution हुआ। ठीक है, जब हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो पीसीआई की कंपोजिशन इन्वॉल्व्स 3 टाइप्स ऑफ मेंबर्स। कौन कौन से? इट इन्वॉल्व्स इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। इलेक्टेड, नॉमिनेटेड एंड एक्स ऑफिशियो। कौन से? इलेक्टेड, नॉमिनेटेड एंड एक्स ऑफिशियो। जब हम इलेक्टेड मेंबर्स की बात करते हैं तो इलेक्टेड मेंबर्स एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर्स इन्वॉल्व टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे? 8। लेकिन डिफरेंस क्या है इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स में कि इलेक्टेड मेंबर्स में जो 6 मेंबर्स होते हैं, पहले जो 6 मेंबर्स होते हैं वो all 6 members
दे आर फ्रॉम फार्मेसी प्रोफेसर्स, और वो सारे टीचर्स होते हैं, एटलीस्ट वन टीचर ईच ऑफ फार्मेसी सब्जेक्ट्स such as pharmaceutical chemistry, pharmacognosy, pharmacology. One members are elected by Medical Council of India (MCI) and one members from each state pharmacy council. तो ये है elected members की कहानी. When we move towards nominated members, तो इसमें से 6 members are nominated by central government, और जिसमें कि इन 6 members are nominated by central government, जिसमें कि 4 members होते हैं, 4 person होते हैं, that they should possess degree or diploma in pharmacy. Okay, or 1 representatives are selected or nominated each by UGC and AICTE. UGC stands for University Grants Commission and AICTE stands for All India Councils of Technical Education. Further, जब 1 representatives are nominated by as a pharmacist, registered pharmacist, the role of a registered pharmacist is to represent each state by state government or union territories. और इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं, when we move towards the last members, that is ex officio members. So ex officio members involves, in case of PCI, Pharmacy Council of India, पहला Director General of Health Services, Director General of Health Services. Second, Director of CDL, Central Drug Laboratory. और third, the Drug Controller of India, जो ड्रग को कंट्रोल करे इंडिया में, जो ड्रग को रेगुलेट करे, उसका डायरेक्टर है सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरीज में, और हेल्थ से रिलेटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज. दीज आर द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ PCI. सो इसके और आगे जब बढ़ते हैं, हम मूव टुवर्ड्स द फंक्शन ऑफ फार्मेसी. What is the basic functions, basic objectives of PCI, Pharmacy Council of India? So पहला चीज, to prescribe minimum standards of education. To prescribe minimum standards of education to run the pharmacy required for qualifications as a pharmacist. To prescribe, पहला जो basic functions है PCI का, to prescribe minimum standards of educations which are further required for qualifications as a pharmacist. जब हम दूसरा functions की बात करते हैं PCI का, उसी educations की regarding बात करते हैं, to regulate the minimum standards of educations by inspecting the institutions. Third, to recognize the qualifications granted outside the territory for the purpose of qualifying for registration. Or last, to compile and maintain the central register, for pharmacists containing names of all registered persons. Means the basic rules, the basic functions and objectives of PCI, Pharmacy Council of India का जब बात करते हैं, तो बेसिक रोल में क्या होता है कि सबसे पहले to prescribe minimum standards of education to qualify as a registered pharmacist. Registered pharmacist बनने के लिए जो मिनिमम से मिनिमम क्वालिफिकेशन का होना जरूरी है, उस मिनिमम क्वालिफिकेशंस को अचीव करने के लिए मिनिमम से मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन कैसा होना चाहिए, इस चीज को रेगुलेट करने के लिए PCI इज रिस्पांसिबल. दूसरा, टू रेगुलेट किसी फार्मेसी एजुकेशन, किसी फार्मेसी इंस्टीट्यूशन में फार्मेसी एजुकेशन को
मिनिमम स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए, फर्दर इंस्पेक्शन परफॉर्म करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए, द बेसिक, इट इज द बेसिक रोल ऑफ PCI to regulate the minimum educational standards by inspecting the institutions. Third role is to recognize the qualifications, to recognize the qualifications granted outside the territory for the purpose of qualifying for registration. Last but not the least, to compile and maintain the central register for pharmacists containing names of all registered persons. So, आगे जब हम मूव करते हैं, the role and objectives of pharmacists in relations to medical professions. जब हम मेडिकल प्रोफेशंस के रेस्पेक्ट में फार्मासिस्ट का रोल की तरफ बढ़ते हैं, तो जो पहला रोल है लिमिटेशंस ऑफ प्रोफेशनल एक्टिविटीज। फार्मासिस्ट की जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज होती है उसमें क्या क्या बेसिक लिमिटेशंस होती हैं। पहला पॉइंट वो विथ रेस्पेक्ट टू मेडिकल प्रोफेशंस। दूसरा पॉइंट क्या है, क्लैंडेस्टीन अरेंजमेंट्स। एंड थर्ड पॉइंट है लाइसेंस विद पब्लिक, लाइसेंस विद पब्लिक। सो पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे फार्मासिस्ट इन रिलेशंस टू मेडिकल प्रोफेशंस। तो जब हम मेडिकल प्रोफेशंस की रिगार्डिंग बात करते हैं तो सबसे पहले बेसिक लिमिटेशंस टू प्रोफेशनल एक्टिविटी। तो सबसे पहली चीज जो बेसिक लिमिटेशंस है कि फार्मासिस्ट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस should take to medical practice। मेडिकल प्रैक्टिस में क्या होता है, टू डायग्नोज डिसीजेस, टू प्रिस्क्राइब रेमेडीज, even if requested by patrons to do so। means under no circumstances, किसी भी circumstances में हमें डायग्नोज करने के लिए पेशेंट को, उसको ट्रीट करने के लिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अंडर नो सर्कमस्टांसेस शुड टेक टू मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इवन इफ टू डायग्नोज द पेशेंट्स, ठीक है, एंड प्रेस्क्राइब रेमेडीज। लेकिन अगर इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, इन केस ऑफ एन इमरजेंसीज, हम उनको सिर्फ पेशेंट को फर्स्ट एड दे सकते हैं, उस विक्टिम को सिर्फ फर्स्ट एड दे सकते हैं, ये हमारा रोल है एज ए फार्मासिस्ट। बट ऐसे मेडिकल डॉक्टर, ऐसे मेडिकल प्रोफेशनल्स में बाकी हम ऐसे मेडिकल हम काम नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, when we move towards the clandestine arrangements मेडिकल प्रोफेशंस में, तो क्लैंडेस्टीन अरेंजमेंट्स में क्या होता है, कोई सीक्रेट अरेंजमेंट्स हम नहीं कर सकते हैं। देयर शुड बी नो सीक्रेट अरेंजमेंट्स टू बी मेड। नो फार्मासिस्ट, कोई भी फार्मासिस्ट शुड एंटर एनी सीक्रेट अरेंजमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट विद फिजिशियंस टू ऑफर हिम एनी कमीशंस, टू ऑफर हिम एनी एडवांटेज by recommending his dispensary or drug store। मीन्स किसी भी डिस्पेंसरी या ड्रग स्टोर के लिए अगर हम रिकमेंड करते हैं किसी पेशेंट्स को, तो ये गलत बात है। ये काम सीक्रेट अरेंजमेंट्स हम नहीं कर सकते हैं। ये किसका काम है, क्लैंडेस्टीन अरेंजमेंट्स। लाइसेंस विद पब्लिक। व्हेन वी टॉक अबाउट लाइसेंस विद पब्लिक, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले चीज पब्लिक के साथ हम डील कर रहे हैं, ड्रग को डिस्पेंस कर रहे हैं बेस्ड ऑन द प्रिस्क्रिप्शंस गिवन बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। तो ए फार्मासिस्ट शुड नेवर डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशंस। फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है कि दे शुड नॉट डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशंस
which he has acquired during his professional activities to any third party or any third persons. ठीक है, तो pharmacist in case of license with public, तो definitely pharmacist should never disclose any information. पहली चीज, कोई भी information pharmacist disclose नहीं करेगा to the third persons या to the third party. So आगे बढ़े, when we move towards the next role, that pharmacist in relations to his professions. जब हम प्रोफेशंस के रिगार्डिंग जब हम बात करते हैं, when we talk about the role and objectives of pharmacist in relations to his professions, तो इसमें दो पॉइंट आते हैं. पहला पॉइंट, प्रोफेशनल विजिलेंस. विजिलेंस मीन्स अवेयरनेस, प्रोफेशनल विजिलेंस. दूसरा होता है अप्रेंटिस फार्मासिस्ट. तो प्रोफेशनल विजिलेंस मीन्स प्रोफेशनली हम क्या होना चाहिए, प्रोफेशनली अवेयर होना चाहिए. ठीक है, कि हमें जो काम करना है, वॉट एवर द वर्क, वॉट एवर द रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज वी हैव ऑफर्ड, वी हैव टू प्ले according to that role, we have to play according to that situations, but never go beyond that. तो ये क्या होता है, professional vigilance means we have to play as a professional awareness. Apprentice pharmacist involves the training to be given to the freshers, to the newcomers, जो नए बच्चे आते हैं, तो डेफिनेटली उनको एक ट्रेनिंग दी जाएगी, एक एजुकेशन इम्पार्ट की जाएगी, और उनको जो हम सर्टिफिकेट्स तभी देंगे जब हम उनको क्रॉस चेक कर लेंगे या जब वो प्रूव कर सकेंगे कि डेफिनेटली नाउ आई विल वर्क एज अ फार्मासिस्ट. ठीक है, तो दिस इज द रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशंस. It involves two factors as a professional vigilance, and second one is apprentice pharmacist. When we move towards the third role, that the pharmacist in relations to his trade, जब relations to his trade के बारे में बात करते हैं, तो definitely we have to deal with the price of the structure, price of the drug. We have to deal with the purchase of the drug का purchase. We have to deal with the fair trade practice, and lastly we have to deal with the advertising and displays. Means drug का price structure कैसा है, purchase of drugs कितने में purchase हो रही है, fair trade practice, advertising and displays. तो जब प्राइस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो हमें किसी कस्टमर से कितना रुपए चार्ज करना है, कितना रुपए लेना है, मीन्स प्राइसेस चार्ज फ्रॉम द कस्टमर, इट शुड बी फेयर. प्राइसेस चार्ज फ्रॉम द कस्टमर शुड बी फेयर. ठीक है, इन कीपिंग विद रिगार्ड्स टू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ कम्युनिटी सप्लाई. फिर जब हम बात करते हैं फेयर ट्रेड प्रैक्टिस की, तो फेयर ट्रेड प्रैक्टिस में इट शुड, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस मीन्स ऐसी प्रैक्टिस जो सच्चे तरीके से होनी चाहिए, जो नियमावली होना चाहिए, नियम के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए. तो फेयर ट्रेड प्रैक्टिस में ए फार्मासिस्ट शुड नॉट इंडल्ज इन कट थ्रोट कॉम्पिटिशंस. हम किसी के साथ में कॉम्पिटिट ना करें कि नहीं, हमें उस कंपटीशन को ओवरकम करने के लिए, उसको हराने के लिए हम कोई गलत कदम उठाएं. तो ए फार्मासिस्ट शुड नॉट इंडल्ज इन कट थ्रोट कॉम्पिटिशंस बाय इंडल्जिंग इन प्रैक्टिसेस. कैसे? बाय ऑफरिंग प्राइजेस, बाय ऑफरिंग गिफ्ट्स, or by knowingly charging lower prices for medical commodities than those charged by the competitors. So this is the role of a pharmacist in relations to his trade with regards
to fair trade practice. Last but not the least, relations to इस ट्रेड में आता है एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्लेस. नाम से सजेस्ट हो रहा है कि कैसे हम एडवर्टाइज करेंगे, कैसे डिस्प्ले करेंगे. तो सबसे पहली चीज, फार्मासिस्ट शुड नॉट यूज एनी डिस्प्ले मटेरियल. फार्मासिस्ट कोई डिस्प्ले मटेरियल यूज नहीं करेगा, either in the premises or elsewhere in connection with sales of medicines or medical appliances. तो इस तरह से हमने रोल पढ़ा इन रिलेशंस टू हिज ट्रेड. और लास्ट है फार्मासिस्ट इन रिलेशंस टू हिज जॉब. तो जब हम जॉब के रिगार्डिंग बात करते हैं तो सब डेफिनेटली इट इन्वॉल्व्स स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज. व्हाट आर द बेसिक स्कोप्स of pharmaceutical services, how to conduct the pharmacy, how to run the pharmacy, handling of prescriptions and handling of drugs. So when we talk about the role and objectives of pharmacist in relation to the job, उसके जॉब के अकॉर्डिंग तो डेफिनेटली फार्मासिस्ट का क्या स्कोप है, स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज क्या है, इसका जानना बहुत जरूरी है. और दूसरी चीज, कंडक्ट ऑफ फार्मेसी, हाउ टू कंडक्ट द फार्मेसी, हाउ टू रन द फार्मेसी, हाउ टू रन द मेडिकल स्टोर. थर्ड पॉइंट, जब हम डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन आता है, किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से जब प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करते हैं, then the role of the pharmacist becomes how we handle their prescription. और उस प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग how we will handle the drug supply. ठीक है. तो जब हम स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल्स की बात करते हैं, a pharmacist should provide reasonable comprehensive pharmaceutical services. Pharmacists should provide reasonable comprehensive services including supply of common required medicines without undue delay. ठीक है, बिना डिले किए हुए जितना जल्दी से जल्दी हम किसी कस्टमर्स को उसकी दिए हुए प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार उस मेडिसिन को दे सके. दिस इज द रोल ऑफ अ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज. हाउ टू कंडक्ट द फार्मेसी. व्हेन वी टॉक अबाउट हाउ टू कंडक्ट द फार्मेसी, द कंडीशंस इन फार्मेसी शुड बी सच. इस तरह से कंडीशंस की स्थिति मेंटेन होनी चाहिए इन फार्मेसी दैट रिस्क और एरर of accidental contamination in the preparations or dispensing and supply of medicines are avoided. Means जब हम कंडक्ट ऑफ हाउ टू रन द फार्मेसी की बात करते हैं, कंडक्ट की बात करते हैं, तो उस केस में देयर शुड बी नो रिस्क. किसी तरह का रिस्क नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी नो चांसेस ऑफ एरर. देयर शुड बी नो चांसेस ऑफ एन एक्सीडेंटल कंटामिनेशन इन द preparations, dispensing and supplying of medicines. तो ये सारी चीजों को, चाहे रिस्क है, चाहे एरर है, चाहे एक्सीडेंटल कंटामिनेशन हो, चाहे प्रिपरेशन ऑफ अ ड्रग की बात करें, चाहे डिस्पेंसिंग की बात करें, चाहे सप्लाई ऑफ मेडिसिन एंड ड्रग्स की बात करते हैं, तो द रिस्क, द एरर्स, द एक्सीडेंटल कंटामिनेशंस, दीज आर ऑल शुड बी अवॉइडेड. ये सब अवॉइड होना चाहिए. ये होने से, रिस्क होने से, एरर होने से, एक्सीडेंटल कंटामिनेशन होने चाहिए. ये सारी चीजों से हमें बचना चाहिए, अवॉइड होना चाहिए. ठीक है.
Further, when we move towards the handling of prescription, तो सबसे पहली चीज जब हम किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से उस पेशेंट ने जब हमारे पास वो प्रिस्क्रिप्शन लाया है तो इट इज the role of a pharmacist to handle that particular prescriptions. Means when a prescription is presented for dispensing, it should be received by a pharmacist without any comment over it regarding the merits and demerits of therapeutic efficacy. Means जब हमारे पास वो प्रिस्क्रिप्शन आया है, उस पेशेंट ने डॉक्टर से लिखा हुआ पर्चा लाया है, तो हमें क्या करना है? Our role and responsibility is to receive. हमें उस पर्चे को ले लेना है. Role and responsibility is to receive a prescriptions without any discussions, without any comment over it regarding किसके regarding? No comment, no discussions regarding merits and demerits of its therapeutic efficacy. ठीक है. फिर last but not the least, handling of drugs. तो handling of drugs में इस हमारी responsibilities होती है as a pharmacist that we have to take a possible measures to handle the drugs in a safe way. इसीलिए बोलते हैं stay safe and be healthy. ठीक, तो यहाँ पे हमें ड्रग्स को हैंडल करना है तो डेफिनेटली ऑल पॉसिबल मेजर्स विल बी टेकन टू डिस्पेंस a prescription correctly by weighing and measuring all ingredients in a correct manners. ठीक है. So these are all we have discussed about the pharmacist's roles and responsibilities in regards to medical professions, in regards to his profession itself, in regards to pharmacist trade, and in relations to his job as a pharmacist. So I hope that you all have understood about PCI, its compositions and its role. So with this मैं आज की क्लास स्टॉप करता हूँ और नेक्स्ट टॉपिक में हम कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे. सो फॉर टुडे थैंक यू, बी सेफ and be healthy.